मुंबई की चमचमाती रातों में जुहू के उस शानदार बंगले की रोशनी अक्सर देर रात तक जगमगाती रहती थी। लेकिन आज वो बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक कमरे में रोशनी थी, अध्ययन कक्ष, जहां अभिनव सिंघानिया अपनी कुर्सी पर बैठे अदालत का नोटिस पढ़ रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। तलाक की याचिका, मानसिक प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न, क्रूरता, ये शब्द उनकी आंखों के सामने नाच रहे थे। आंखों में आंसू थे, लेकिन वे बहे नहीं। अभिनव ने पिछले 5 साल एक ऐसी औरत को प्यार किया था जो शायद उससे कभी प्यार नहीं करती थी। 5 साल पहले की बात है। अभिनव सिंघानिया 28 साल के सफल बिजनेसमैन अपने पिता की बनाई कंपनी सिंघानिया एंटरप्राइजेस को नई बुलंदियों पर ले जा रहे थे। माता पिता का देहांत एक कार दुर्घटना में हो चुका था और अभिनव अकेले ही अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे थे। उनके साथ थी सिर्फ उनकी छोटी बहन आरती और उनका भरोसेमंद दोस्त विक्रम। एक दिन एक चैरिटी इवेंट में अभिनव की मुलाकात नम्रता शर्मा से हुई। 24 साल की नम्रता देखने में बेहद खूबसूरत थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल और मासूमियत से भरी आंखें। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा खिंचाव था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। हेलो, मैं नम्रता हूँ, उसने अभिनव से हाथ मिलाते हुए कहा। अभिनव सिंघानिया, अभिनव ने जवाब दिया। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। नम्रता ने बताया कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। उसके पिता एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं और माँ गृहिणी। उसका एक भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। नम्रता खुद एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी। अभिनव को नम्रता में वो सादगी दिखी जो उन्हें हमेशा से पसंद थी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, कॉफी डेट्स, डिनर, फिल्में। 6 महीने में ही अभिनव को लगा कि नम्रता ही वो लड़की है जिसके साथ वे अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन आरती को शुरू से ही कुछ शक था। भैया, मुझे नम्रता में कुछ अजीब लगता है, एक दिन आरती ने कहा। क्या मतलब? अभिनव ने पूछा। पता नहीं, उनकी बातों में, उनके व्यवहार में, जैसे वे कोई नाटक कर रही हों। जब आप नहीं देख रहे होते तब उनकी आंखों में वो प्यार नजर नहीं आता। आरती, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। नम्रता बहुत अच्छी लड़की है, अभिनव ने समझाया। विक्रम ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। यार, मुझे तो लगता है वो तुम्हारे पैसों के पीछे है। लेकिन प्यार अंधा होता है। अभिनव ने किसी की नहीं सुनी और 3 महीने बाद नम्रता से शादी कर ली। शादी भव्य थी। नम्रता के परिवार ने शुरू में दहेज की बात की थी, लेकिन अभिनव ने साफ मना कर दिया। हालांकि नम्रता के पिता मनोज शर्मा और उसकी मां सुधा देवी की आंखों में चमक थी। आखिरकार उनकी बेटी एक करोड़पति से शादी कर रही थी। शुरू के कुछ महीने ठीक रहे। नम्रता एक आदर्श पत्नी की तरह व्यवहार करती थी। वो अभिनव का ख्याल रखती, उनके लिए खाना बनाती और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। पहले साल में ही नम्रता ने अभिनव से एक महंगी कार मांगी। डार्लिंग, मुझे एक अपनी कार चाहिए। आखिर मैं सिंघानिया परिवार की बहू हूँ। लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ऑटो में घूमूंगी? नम्रता ने कहा। अभिनव ने बिना सोचे एक BMW खरीद दी। फिर आया डायमंड ज्वेलरी का मामला। किटी पार्टी में सबके पास इतने अच्छे गहने होते हैं। मैं हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनकर जाती हूँ तो मुझे शर्म आती है। नम्रता रोने लगी। अभिनव ने 15 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदकर उसे दे दी। फिर विदेश यात्रा, फिर डिजाइनर कपड़े, फिर एक अलग फ्लैट नम्रता के माता पिता के लिए। भैया, ये क्या हो रहा है? आरती ने एक दिन पूछा। नम्रता भाभी आपको ATM की तरह इस्तेमाल कर रही है। आरती, वो मेरी पत्नी है, उसे जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, अभिनव ने जवाब दे दिया। लेकिन अभिनव के दिल में भी शक पैदा होने लगा था। नम्रता उनसे प्यार से कम और औपचारिक रूप से ज्यादा बात करती थी। रात को वो अक्सर अपने फोन पर व्यस्त रहती। जब अभिनव पूछते तो वो कहती, बस दोस्तों से बात हो रही थी। एक दिन अभिनव ने देखा कि नम्रता किसी राज नाम के व्यक्ति से बात कर रही है और मुस्कुरा रही है। वो मुस्कान अलग थी, असली थी। ये राज कौन है? अभिनव ने पूछा। नम्रता का चेहरा सख्त हो गया। आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? ये मेरा कॉलेज का दोस्त है। क्या अब मैं अपने दोस्तों से बात भी नहीं कर सकती? मैंने सिर्फ पूछा, अभिनव ने कहना शुरू किया।
आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? नम्रता चीखी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ये उन दोनों के बीच पहला झगड़ा था। इसके बाद कई बार और झगड़े हुए। 3 साल बीत गए। नम्रता का व्यवहार और भी खराब होता गया। वो अक्सर अभिनव से लड़ती, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती। कभी खाना ठंडा हो गया, कभी उन्होंने समय पर उसे फोन नहीं किया, कभी उन्होंने उसकी पसंद की फिल्म नहीं देखी। हर बात पर झगड़ा करती। एक दिन आरती रो रही थी। अभिनव ने पूछा तो पता चला कि नम्रता ने उससे बहुत बुरी तरह से बात की थी। भैया, मैंने उनसे बस पूछा था कि वे इतना खर्च क्यों कर रही हैं? आखिर ये आपकी मेहनत की कमाई है। तो उन्होंने कहा कि मैं जलती हूँ उनसे और मुझे इस घर से निकल जाना चाहिए। आरती ने रोते हुए कहा। अभिनव का धैर्य अब टूटने लगा। उस रात उन्होंने नम्रता से बात की। नम्रता, तुम आरती से ऐसे क्यों बोली? वो मेरी बहन है। तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? तुम हमेशा उसका पक्ष लेते हो। मैं इस घर में अकेली हूँ। नम्रता ने रोना शुरू कर दिया। अभिनव समझ नहीं पा रहे थे कि सच क्या है। वे दोनों के बीच फंस गए थे। इसी बीच नम्रता के माता पिता भी अक्सर घर आने लगे। मनोज शर्मा हमेशा कोई ना कोई समस्या लेकर आते। कभी भाई की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, कभी घर की मरम्मत के लिए, कभी किसी रिश्तेदार की शादी के लिए। अभिनव ने हर बार मदद की, लेकिन उनकी मांग कभी पूरी नहीं होती थी। हमेशा कुछ ना कुछ और चाहिए होता। विक्रम ने एक दिन अभिनव को बुलाया। यार, मुझे कुछ बताना है। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव से नम्रता की जांच करवाई। क्या? तुमने ये क्यों किया? अभिनव गुस्से में बोले। क्योंकि तुम अंधे हो। सुनो, नम्रता अभी भी राज से मिलती है। राज उसका पुराना बॉयफ्रेंड है। और सुनो, उसने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। ये पूरा प्लान था। मेरे पास सबूत हैं। विक्रम ने कुछ फोटो दिखाए। नम्रता और राज एक कैफे में, एक मॉल में, एक पार्क में वे हंस रहे थे, हाथ पकड़कर बातें कर रहे थे। अभिनव का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। वे सच्चाई जानना चाहते थे। उसी शाम अभिनव ने नम्रता से सीधे पूछा, नम्रता, क्या तुम अभी भी राज से मिलती हो? नम्रता का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो तुरंत संभल गई और बोली, हाँ मिलती हूँ। वो मेरा दोस्त है। क्या मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकती? तुम मुझे जेल में रखना चाहते हो क्या? वो चीखने लगी। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम समझते नहीं हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ। तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। नम्रता ने आरोप लगाया। नम्रता, मैं सिर्फ जानना चाहता था। बस करो, मैं तुम्हारी इस घर में नहीं रह सकती। तुम मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित कर रहे हो। मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। नम्रता ने नाटकीय अंदाज में कहा और अपना सामान पैक करने लगी। अभिनव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नम्रता चली गई। अगले 2 हफ्ते अभिनव परेशान रहे। उन्होंने नम्रता को कई बार फोन किया, लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया। आखिरकार वे खुद नम्रता के घर गए। वहां मनोज शर्मा और सुधा देवी ने उनका बुरी तरह स्वागत किया। तुमने हमारी बेटी के साथ क्या किया? वो रो रो कर बीमार पड़ गई है। तुमने उस पर शक किया, उसे कैद में रखा, उसे मारा भी। मनोज शर्मा चिल्लाए। मैंने उसे कभी नहीं मारा। ये झूठ है। अभिनव ने विरोध किया। हमारे पास सबूत हैं। नम्रता ने सब कुछ लिख कर रखा है। अगर तुम उसके साथ अच्छे से नहीं रहे तो हम पुलिस में केस करेंगे। सुधा देवी ने धमकी दी। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, अभिनव ने कहा। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें उससे माफी मांगनी है तो पहले उसे 50 लाख रुपए दो और एक अलग घर दिलाओ। मनोज ने मांग रखी। अभिनव समझ गए कि ये एक षड्यंत्र है, लेकिन वे अभी भी नम्रता से प्यार करते थे और उम्मीद करते थे कि शायद वे सब कुछ ठीक कर सकें। उन्होंने समय मांगा और वापस आ गए। 2 महीने बाद अभिनव को अदालत का नोटिस मिला। नम्रता ने तलाक की याचिका दायर की थी। याचिका में लिखा था, अभिनव ने मानसिक रूप से नम्रता को प्रताड़ित किया, दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उस पर शक किया और उसकी निजी जिंदगी में दखल दिया। उसे घर में कैद रखा, शारीरिक रूप से मारा, उसके परिवार का अपमान किया। साथ ही नम्रता ने 1 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता और घर का आधा हिस्सा भी मांगा था। अभिनव सदमे में थे। हर आरोप झूठा था,
लेकिन वे जानते थे कि भारतीय कानून में अक्सर महिलाओं का पक्ष लिया जाता है। उन्हें लगा कि वे हार जाएंगे, लेकिन विक्रम और आरती ने हार नहीं मानी। भैया, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, हमें सबसे अच्छा वकील चाहिए, आरती ने कहा। विक्रम ने सुझाव दिया, मैंने सुना है एडवोकेट मीरा चौधरी बहुत अच्छी हैं, वे ऐसे केसों में माहिर हैं। अभिनव मीरा चौधरी से मिले। वे 45 साल की अनुभवी वकील थीं, जो झूठे केसों का पर्दाफाश करने में विशेषज्ञ थी। मिस्टर सिंघानिया, आपका केस मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। हमें सबूत चाहिए, हर चीज का सबूत। आपके बैंक स्टेटमेंट, फोन रिकॉर्ड, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज अगर हो, और गवाह। मीरा ने समझाया। अभिनव ने सब कुछ जुटाना शुरू किया। उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट निकाले, जो दिखाते थे कि उन्होंने नम्रता और उसके परिवार को कितना पैसा दिया था। उन्होंने घर के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी निकाले, लेकिन सबसे बड़ा सबूत विक्रम के पास था, राज और नम्रता की बातचीत की रिकॉर्डिंग। विक्रम ने एक बार राज को एक बार में मिलकर शराब पिलाई और उससे बातें की थीं। नशे में राज ने सब कुछ बता दिया था कि कैसे नम्रता ने योजना बनाई थी कि वो एक अमीर आदमी से शादी करेगी, कुछ साल बाद झूठा केस करेगी और मोटी रकम लेकर तलाक ले लेगी, फिर वो राज के साथ सेटल हो जाएगी। पहली सुनवाई का दिन आया। अदालत भरी हुई थी। नम्रता अपने वकील एडवोकेट कपूर के साथ आई थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और बहुत दुखी दिख रही थी। जज महोदय ने केस की शुरुआत की। नम्रता के वकील ने अपनी बात रखी। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट ने 5 साल तक अत्याचार सहा है। उसके पति ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, दहेज के लिए प्रताड़ित किया, उसके परिवार को प्रताड़ित किया। हमारे पास इसके सबूत हैं। उन्होंने कुछ डॉक्टर के सर्टिफिकेट दिखाए, जिनमें लिखा था कि नम्रता डिप्रेशन और एंजाइटी से पीड़ित है। उन्होंने कुछ एसएमएस और ईमेल भी दिखाए, जिनमें अभिनव ने नम्रता को समय पर घर आओ और मुझे बताओ तुम कहाँ हो जैसे मैसेज किए थे। योर ऑनर, ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ये मानसिक प्रताड़ना है, कपूर ने तर्क दिया। फिर नम्रता को गवाही देने के लिए बुलाया गया। वो रोते हुए बोली, मैंने उन्हें पूरे दिल से प्यार किया। मैंने एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे शक की निगाह से देखा। वे मुझे अपने दोस्तों से मिलने नहीं देते थे। घर में सीसीटीवी लगाए थे, मुझ पर नजर रखने के लिए। एक बार उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा था। ये झूठ है, अभिनव खड़े होकर चिल्लाए। मिस्टर सिंघानिया, शांत रहिए, जज ने डांटा। मीरा चौधरी ने अभिनव को शांत किया। पहली सुनवाई नम्रता के पक्ष में जाती दिख रही थी। लोग सहानुभूति से नम्रता को देख रहे थे, लेकिन मीरा शांत थी। वे जानती थीं कि असली लड़ाई अभी बाकी है। अगली सुनवाई में मीरा ने अपनी बात रखी। योर ऑनर, ये केस झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। मेरे क्लाइंट ने अपनी पत्नी को कभी प्रताड़ित नहीं किया। उल्टा उन्होंने अपनी पत्नी की हर मांग पूरी की। हमारे पास इसके सबूत हैं। मीरा ने बैंक स्टेटमेंट पेश किए, जो दिखाते थे कि अभिनव ने 5 साल में नम्रता और उसके परिवार को लगभग 2 करोड़ रुपए दिए थे। कार, गहने, विदेश यात्रा, फ्लैट, सब कुछ। योर ऑनर, ये दहेज प्रताड़ना का केस है या ब्लैकमेलिंग का? मीरा ने पूछा। फिर उन्होंने घर के कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जिनमें नम्रता खुश दिख रही थी, हंस रही थी और अभिनव के साथ प्यार से बात कर रही थी। योर ऑनर, ये वही महिला है जो कह रही है कि इसे प्रताड़ित किया गया। इन वीडियो में तो ये बिल्कुल खुश दिख रही हैं, मीरा ने तर्क दिया। फिर मीरा ने आरती को गवाही के लिए बुलाया। आरती ने रोते हुए बताया, मैंने भाभी को हमेशा खुश देखा। भैया उनकी हर बात मानते थे, लेकिन भाभी हमेशा और मांगती थी। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि वे इतना खर्च क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने मुझसे बुरी तरह बात की। उन्होंने कहा कि मैं उनसे जलती हूँ और मुझे घर से निकल जाना चाहिए। फिर विक्रम को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने नम्रता और राज को एक साथ देखा था। योर ऑनर, ये महिला अपने पुराने बॉयफ्रेंड से अब भी मिलती है। ये शादी का धोखा नहीं है तो क्या है? विक्रम ने कहा। नम्रता के वकील ने विरोध किया। योर ऑनर, ये सब बकवास है।
मेरी क्लाइंट के दोस्त हो सकते हैं, इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि उसने अपने पति से झूठ बोला, मीरा ने जवाब दिया। जज ने दोनों पक्षों को सुना और अगली सुनवाई की तारीख दे दी। मीरा चौधरी जानती थी कि अब सबसे बड़ा दांव खेलने का समय आ गया है। उन्होंने अदालत में राज को गवाह के रूप में पेश करने का आवेदन दिया। नम्रता का चेहरा पीला पड़ गया। उसके वकील ने विरोध किया। योर ऑनर, ये आदमी मेरे क्लाइंट का सिर्फ दोस्त है, इसकी गवाही का कोई महत्व नहीं है। योर ऑनर, ये आदमी इस पूरे षड्यंत्र की चाबी है, मीरा ने कहा। जज ने राज को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। अगली सुनवाई के दिन राज अदालत में आया। वो 35 साल का एक साधारण दिखने वाला आदमी था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मीरा ने उससे सवाल पूछना शुरू किया। मिस्टर राज, आप नम्रता सिंघानिया को कब से जानते हैं? कॉलेज के दिनों से, राज ने धीरे से कहा। आपका उनके साथ क्या रिश्ता था? राज ने नम्रता की ओर देखा। नम्रता उसे घूर रही थी। हम दोस्त थे, राज ने कहा। सिर्फ दोस्त? मीरा ने पूछा। हाँ, नहीं मतलब, राज लड़खड़ाया। मिस्टर राज, याद रखिए, आप शपथ के तहत गवाही दे रहे हैं। झूठ बोलना अपराध है, मीरा ने चेतावनी दी। राज ने गहरी सांस ली। हम प्रेमी थे, हम शादी करना चाहते थे। अदालत में सनसनी फैल गई। तो फिर नम्रता ने अभिनव सिंघानिया से शादी क्यों की? मीरा ने पूछा। क्योंकि राज रुका। क्योंकि क्या मिस्टर राज? मीरा ने दबाव बढ़ाया। राज टूट गया। क्योंकि उनके पास पैसा था। नम्रता चाहती थी कि वो एक अमीर आदमी से शादी करे, कुछ साल बाद झूठा केस करके तलाक ले ले, मोटी रकम ले ले और फिर हम दोनों साथ रहें। अदालत में कोहराम मच गया। नम्रता खड़ी होकर चीखी। ये झूठ है योर ऑनर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मिसेस सिंघानिया बैठिए, जज ने सख्ती से कहा। मीरा ने आगे पूछा। आपके पास इसका कोई सबूत है? हाँ, राज ने कहा। नम्रता ने मुझे कई बार मैसेज किए थे, मैंने सब सेव कर रखे हैं। उसने बताया था कि वो कैसे अभिनव को फंसा रही है। मीरा ने वे मैसेज अदालत में पेश किए। मैसेज में लिखा था, राज बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं यहाँ की हर चीज नोट कर रही हूँ। जब सही समय आएगा मैं केस कर दूंगी और करोड़ों ले लूंगी, फिर हम दोनों खुशी से रहेंगे। राज, आज अभिनव ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने उस पर ही चिल्ला दिया। राज, मैंने आज से रोना और उदास रहना शुरू कर दिया है। घर में सीसीटीवी है, इसलिए सावधान रहना होगा, लेकिन बाहर में उदास और परेशान दिखूंगी। ये मैसेज पढ़ते हुए पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर मीरा ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई जिसमें राज नशे में पूरी योजना बता रहा था। नम्रता का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी। मीरा ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, योर ऑनर, ये साफ है कि नम्रता सिंघानिया ने शुरू से ही धोखे से शादी की थी। उसका एकमात्र मकसद पैसा था। उसने मेरे क्लाइंट के साथ 5 साल तक धोखा किया, उनके विश्वास को तोड़ा और अब झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। ये न सिर्फ मेरे क्लाइंट के साथ अन्याय है, बल्कि उन सभी महिलाओं के साथ भी अन्याय है जो सचमुच घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की शिकार होती हैं। नम्रता के वकील ने बचाव की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका था। जज ने नम्रता से सीधे सवाल किए। मिसेस सिंघानिया, क्या ये मैसेज आपने भेजे थे? नम्रता चुप रही। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये मैसेज आपने भेजे थे? जज ने फिर पूछा। नम्रता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे असली थे, पकड़े जाने के डर के आंसू। योर ऑनर, मैंने गलती की, उसने आखिरकार स्वीकार कर लिया। अदालत में लोग फुसफुसाने लगे। आपने झूठे आरोप लगाए? जज ने पूछा। नम्रता ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, हाँ। जज का चेहरा सख्त हो गया। ये बेहद गंभीर मामला है। आपने न सिर्फ अपने पति के साथ विश्वासघात किया, बल्कि अदालत के साथ भी। आपने कानून का दुरुपयोग किया है। फिर जज ने नम्रता के माता पिता की ओर देखा, जो पिछली पंक्ति में बैठे थे। मिस्टर और मिसेस शर्मा, क्या आप भी इस योजना में शामिल थे? मनोज शर्मा खड़े हुए। योर ऑनर, हमें कुछ नहीं पता था।
झूठ मत बोलिए, मीरा ने बीच में ही कहा। हमारे पास बैंक रिकॉर्ड हैं जो दिखाते हैं कि आपने अपनी बेटी के नाम पर लाखों रुपए ट्रांसफर करवाए। आपने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया पैसा कमाने के लिए। मनोज शर्मा बैठ गए। उनकी पत्नी सुधा देवी रो रही थी। मीरा ने आगे कहा, योर ऑनर, मैं चाहती हूँ कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो। नम्रता सिंघानिया ने न सिर्फ मेरे क्लाइंट को धोखा दिया बल्कि कानूनी प्रणाली का भी दुरुपयोग किया। ऐसी महिलाओं की वजह से उन महिलाओं पर भी संदेह होता है जो सचमुच पीड़ित हैं। जज ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, मैं इस केस में फैसला सुनाने से पहले कुछ और जांच करना चाहता हूँ। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। तब तक मिसेज नम्रता सिंघानिया को शहर छोड़कर नहीं जाना है। अदालत से बाहर निकलते समय नम्रता ने अभिनव को रोकने की कोशिश की। अभिनव, प्लीज मुझसे बात करो, उसने कहा। अभिनव रुक गए। पहली बार 5 साल में वे नम्रता को ठीक से देख रहे थे। वो सुंदर चेहरा जिससे वे प्यार करते थे, वे आंखें जिनमें वे खो जाते थे, वो आवाज जो उनका दिल पिघला देती थी। लेकिन अब सब कुछ झूठ लग रहा था। अब क्या बात करनी है नम्रता? अभिनव ने ठंडी आवाज में कहा। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। नम्रता रोने लगी। अब रो रही हो जब तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश हो गया, तब रो रही हो। 5 साल नम्रता, 5 साल तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हारी हर मांग पूरी की, और तुमने तुमने मुझे सिर्फ एक एटीएम समझा। अभिनव की आवाज में दर्द था। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू में तो मेरी योजना थी, लेकिन बाद में मुझे तुमसे सचमुच प्यार हो गया। नम्रता ने कहा। झूठ और झूठ। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। अगर तुम्हें सचमुच प्यार हो गया था तो रात से क्यों मिलती रही, क्यों उसे मैसेज करती रही? अभिनव ने पूछा। नम्रता के पास कोई जवाब नहीं था। तुम्हें पता है मुझे सबसे बुरा क्या लगा? अभिनव ने कहा। ये नहीं कि तुमने मेरा पैसा लिया, ये नहीं कि तुमने मुझे धोखा दिया। सबसे बुरा ये लगा कि मैंने जिस औरत से प्यार किया, जिसे मैंने अपना सब कुछ दे दिया, वो कभी मेरी थी ही नहीं। तुम एक नाटक कर रही थी और मैं तुम्हारा दर्शक था। इतना कहकर अभिनव वहां से चले गए। नम्रता वहीं खड़ी रोती रही। उसके माता पिता उसके पास आए। ये सब तुमने क्या किया? सुधा देवी बोली। मैंने वही किया जो तुमने कहा था, नम्रता चीखी। तुम लोगों ने ही तो कहा था कि मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूं। तुम लोगों को ही तो पैसे चाहिए थे। हमने कभी नहीं कहा था कि तुम इतना बड़ा धोखा करो। मनोज शर्मा ने कहा। अब देर हो चुकी है, तुमने हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सुधा देवी बोली और वे दोनों वहां से चले गए। नम्रता अकेली खड़ी रही। अगले 2 हफ्ते अभिनव के लिए आत्मचिंतन का समय था। वे अपने बंगले में बैठे सोचते रहते। कैसे उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। आरती ने चेतावनी दी थी, विक्रम ने चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। एक शाम आरती उनके पास बैठी। भैया, आप ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, नहीं, पता नहीं, अभिनव ने कहा। मैं खुद से नाराज हूँ। मैं कैसे इतना अंधा हो गया? भैया, आपने गलती नहीं की, आपने प्यार किया। प्यार करना कोई गलती नहीं है। गलती उसने की जिसने आपके प्यार का फायदा उठाया, आरती ने समझाया। लेकिन मैंने तुम्हारी नहीं सुनी, मैंने विक्रम की नहीं सुनी, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं भैया। आप लोगों में अच्छाई देखते हैं। ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। बस अगली बार थोड़ा सावधान रहिएगा, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम भी आया। यार, मुझे माफ कर दे। काश मैं तुझे पहले ही सब कुछ बता देता। तुमने बताया था विक्रम, मैंने ही नहीं सुना। तुम सच्चे दोस्त हो। तुमने उस समय मेरी मदद की जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अभिनव ने उसे गले लगाया। तीनों बैठकर पुरानी यादें ताजा करने लगे। माता पिता के साथ बिताए पल, बचपन की शरारतें, कॉलेज के दिन। वे हंसे, रोए और एक दूसरे का साथ दिया। उधर नम्रता अपने छोटे से किराए के फ्लैट में बैठी थी। उसके माता पिता ने उससे बात करना बंद कर दिया था। राज ने भी उसे छोड़ दिया था। वो अकेली थी।
उसे अभिनव की याद आ रही थी। वो सोच रही थी, क्या सचमुच उसे अभिनव से प्यार हो गया था या वो अभी भी खुद को धोखा दे रही थी। उसे याद आया कि कैसे अभिनव उसके लिए सुबह चाय बनाते थे, कैसे वे उसकी पसंदीदा फिल्में देखते थे, भले ही उन्हें पसंद ना हो, कैसे वे उसकी हर छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते थे। और उसने क्या किया? उसने हर चीज को हल्के में लिया। उसने उनके प्यार को कमजोरी समझा। उसने सोचा कि वो चालाक है, लेकिन असल में वो मूर्ख थी। पहली बार नम्रता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फर्श पर बैठकर रोने लगी। 2 हफ्ते बाद अंतिम सुनवाई का दिन आया। अदालत फिर से भरी हुई थी, लेकिन इस बार माहौल अलग था। सबको पता था कि आज फैसला आएगा। जज महोदय ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। मैंने इस केस की गहराई से जांच की है। सभी सबूतों, गवाहियों और तथ्यों को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नम्रता सिंघानिया ने जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से अपने पति अभिनव सिंघानिया को धोखा दिया है। उसने शुरू से ही धोखे के इरादे से शादी की। उसका उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ था। उसने अपने पति के साथ 5 साल तक विश्वासघात किया, उनकी उदारता का फायदा उठाया और फिर झूठे आरोप लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये केस सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये उन सभी महिलाओं के साथ अन्याय है जो सचमुच घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के शिकार होती हैं। ऐसे झूठे मामलों की वजह से सही पीड़ितों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं फैसला सुनाता हूँ कि पहला, नम्रता सिंघानिया की तलाक की याचिका पूरी तरह से खारिज की जाती है। दूसरा, नम्रता सिंघानिया पर झूठी गवाही और अदालत की अवमानना का जुर्माना लगाया जाता है। उसे 5 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा और 6 महीने की सजा होगी। तीसरा, नम्रता सिंघानिया को अभिनव सिंघानिया द्वारा दिए गए सभी उपहार और संपत्ति वापस करनी होगी। चौथा, यदि अभिनव सिंघानिया चाहें तो वे तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं और अदालत उनकी याचिका को स्वीकार करेगी। पांचवा, नम्रता सिंघानिया के खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। पूरी अदालत में तालियां बजने लगी। न्याय हुआ था। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। नम्रता बेसुध होकर अपनी कुर्सी पर गिर गई। उसके वकील ने उसे संभाला। अभिनव की आंखों में आंसू थे, राहत के आंसू, दर्द के आंसू और उस रिश्ते के खत्म होने के आंसू जो कभी था ही नहीं। आरती और विक्रम ने उन्हें गले लगाया। 3 महीने बाद अभिनव ने तलाक के लिए याचिका दायर की। नम्रता ने कोई विरोध नहीं किया और तलाक हो गया। नम्रता ने अपनी सजा काटी। जेल में उसे बहुत समय मिला सोचने के लिए। उसने अपनी जिंदगी के सभी फैसलों पर विचार किया। जब वो जेल से बाहर आई तो वो बदल चुकी थी। उसने एक एनजीओ में काम करना शुरू किया जो महिलाओं की मदद करता था। वो उन महिलाओं को समझाती थी कि कैसे वे कानून का सही उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। एक दिन उसने अभिनव को एक लंबा पत्र लिखा। अभिनव, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफी मांगने का कोई हक नहीं है। फिर भी मैं माफी मांगती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम हमेशा अच्छे रहोगे। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन अब मैं दूसरों की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उन महिलाओं को बता रही हूँ कि गलत रास्ते से कभी खुशी नहीं मिलती। तुम्हें खोकर मुझे एहसास हुआ कि तुम कितने कीमती थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तुम किसी अच्छी लड़की को ढूंढो जो तुम्हें वो प्यार और सम्मान दे जिसके तुम हकदार हो। हमेशा दुआओं में, नम्रता। अभिनव ने पत्र पढ़ा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में नम्रता के लिए नफरत नहीं रही। वो उसे माफ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उससे नफरत भी नहीं करते थे। उन्होंने पत्र रख दिया और आगे बढ़ गए। अभिनव ने अपनी जिंदगी पर फिर से ध्यान दिया। उन्होंने अपने बिजनेस को और बढ़ाया। आरती की शादी एक अच्छे लड़के से हो गई। विक्रम हमेशा उनके साथ रहा। 2 साल बाद एक चैरिटी इवेंट में अभिनव की मुलाकात डॉक्टर आरती गुप्ता से हुई। वो एक सफल डॉक्टर थी, स्वतंत्र, बुद्धिमान और दयालु। उनकी मुस्कान असली थी। उनकी आंखों में ईमानदारी थी। धीरे धीरे अभिनव ने फिर से प्यार पर विश्वास करना सीखा। इस बार वे सावधान थे, लेकिन अंधे नहीं।
उन्होंने अपने दिल को फिर से खोला, लेकिन अपनी आंखें भी खुली रखीं। 3 साल बाद अभिनव और डॉक्टर आरती ने शादी की। ये एक सादी शादी थी, परिवार और करीबी दोस्तों के साथ। कोई दिखावा नहीं, कोई अत्यधिक खर्च नहीं, सिर्फ सच्चा प्यार और सम्मान था। 5 साल बाद अभिनव और डॉक्टर आरती के 2 प्यारे बच्चे थे। उनका घर हंसी खुशी से भरा था। अभिनव ने पिछले दर्द से सीखा था, लेकिन उसने अपने भविष्य को प्रभावित नहीं करने दिया। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि रिश्तों में चालाकी और धोखा करने से सिर्फ कभी न खत्म होने वाला अकेलापन मिलता है, जैसा कि नम्रता के साथ हुआ। उसके अपने माता पिता तक साथ छोड़ गए। दोस्तों, उन्हीं रिश्तों की उम्र लंबी होती है जिनकी नींव में प्यार और विश्वास की ईंटें लगी होती हैं। क्या नम्रता का यही अंजाम होना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।